हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षक जंक्शन। क्योंकि अब नहीं तो कब। दिस इज आयुषी अग्रवाल, योर बायोलॉजी मेंटर, एंड वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस वीडियो दैट वाज ऑन द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस मैकेनिज्म में हमने दो फेज देखे थे, एक था लाइट रिएक्शन फेज हमारा या फिर लाइट फेज, दूसरा है हमारा डार्क फेज। जो लाइट फेज वाला है जो कि क्लोरोप्लास्ट में होता है, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर होता है, उसको हम ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं, राइट। इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, अपना दूसरा फेज जो है हमारा फोटोसिंथेसिस का क्या है, वो डार्क फेज है। ठीक है, इस डार्क फेज को हम दो और नाम से जानते हैं या पढ़ते हैं। क्या? एक तो है हमारा कैल्विन साइकिल, ठीक है, एक और है इसका नाम जिसको हम बोलते हैं बायोसिंथेटिक फेज। ठीक है, ये सारे इसी डार्क फेज के नाम हैं। देखो जहाँ पर भी ऐसे नेम्स आते हैं ना, कैल्विन साइकिल हो गया, हिल रिएक्शन हो गया, तो हमें ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि ये सारे नाम साइंटिस्ट के ही बेसिस पर रखे गए हैं। साइंटिस्ट को ऑनर देने के लिए जो भी चीज़ वो इन्वेंट करते हैं जनरली उसका हम उसको नेम प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है, तो ये कैल्विन साइकिल भी इसीलिए क्योंकि कैल्विन साइंटिस्ट अपने कोवर्कर्स के साथ जब इस पर काम कर रहे थे तब उन्होंने ही कैल्विन साइकिल को, मतलब इस साइकिल को डिस्कवर किया, जिसकी वजह से इसका नाम रख दिया गया कैल्विन साइकिल। अब बात करते हैं इस नाम की और इस नाम की। ये दो नाम हमने क्यों रखे? देखो डार्क फेज तो इसीलिए क्योंकि ये कहाँ पर होती है, स्ट्रोमा में होती है। जब हमने लास्ट वीडियो में अपना क्लोरोप्लास्ट का पूरा स्ट्रक्चर डिस्कस किया था तब हमने बात की थी कि जो डार्क फेज होगी वो स्ट्रोमा में होगी क्योंकि उसके लिए लाइट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और स्ट्रोमा के पास वो कैपेबिलिटी भी नहीं होती कि वो लाइट को एब्जॉर्ब करके और रिएक्शंस कर पाए। ठीक, बायोसिंथेटिक फेज इसीलिए क्योंकि यही वो फेज है जहाँ से हमें अपना जो मॉलिक्यूल है, जो मेन मॉलिक्यूल है, अगर आप उसको ग्लूकोज बोलना चाहो, शुगर बोलना चाहें, स्टार्च बोलना चाहो तो हम उसको बोल सकते हैं। इसीलिए हमने उसको बोला है बायोसिंथेटिक फेज। ठीक है, तो ये तो हो गया उसका बेसिक बैकग्राउंड कि क्यों हम इसको ये नाम देते हैं। अब बात करेंगे हम डायरेक्टली इस कैल्विन साइकिल की। देखो इसको हम पिछली वाली जो रिएक्शन थी वो हमने क्या पढ़ा, हिल रिएक्शन के नाम से, मतलब अलग अलग रिएक्शंस होंगी जो अलग अलग फॉर्म पर कंटिन्यू होंगी, लेकिन ये वाला जो फेज है वो एक साइकिल के फॉर्म में चलता है जिसके थ्रू हम इसको स्टडी करते हैं। लेकिन आपको ये बात एक और ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये जो लाइट रिएक्शन है और डार्क रिएक्शन है, ऑल्दो क्लोरोप्लास्ट के अलग अलग पार्ट्स में परफॉर्म हो रही है, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में और ये वाली हमारी स्ट्रोमा में, लेकिन दोनों साथ में ही रहती हैं। ऐसा नहीं कि पहले लाइट रिएक्शन होगी फिर डार्क रिएक्शन होगी, दोनों एक ही टाइम पर कंटिन्यू होती रहती हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में भी अलग अलग सिस्टम्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डाइजेशन एक टाइम पे हो रहा है, रेस्पिरेशन दूसरे टाइम पे हो रहा है, सर्कुलेशन तीसरे टाइम पे हो रहा है, सब कुछ एक साथ चलता है ना। ऐसे ही फोटोसिंथेसिस के टाइम पर भी ये दोनों चीज़ें एक ही साथ परफॉर्म होती हैं। ठीक है, अब डायरेक्टली हम देखेंगे इस कैल्विन साइकिल को। देखो अब हमने इसको साइकिल के फॉर्म में स्टडी करा है, करने वाले हैं, तो इसका मतलब हमें अपनी बोर्ड पे एक साइकिल, एक ओवल जो है वो बना लेना चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहला जो फेज है इस साइकिल का, जैसे हमने पिछली हिल रिएक्शन में स्टेप्स में पढ़ी थी इसको, ऐसे ही हम इसमें भी इसको स्टेप्स के थ्रू पढ़ेंगे। तो जो हमारा सबसे पहला स्टेप है इस साइकिल का वो है कार्बन फिक्सेशन। ठीक है, ये है हमारा कार्बन, किसके फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। हमने जब रिएक्शन पढ़ी थी तब हमने देखा था कि कार्बन सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड एज अ इंग्रेडिएंट जो यूज होता है उसी के थ्रू हमारी साइकिल के अंदर जाएगा, प्लांट्स के अंदर। तो कार्बन फिक्सेशन है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड तो इन्वॉल्व होगी क्योंकि इसके अलावा कार्बन कहीं पर है नहीं। ठीक, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड किस मॉलिक्यूल के साथ मिलकर के UBP, ये एक मॉलिक्यूल का नाम है, केमिकल का नाम है जिसकी फुल फॉर्म है राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। 5 कार्बन कंपाउंड है। आपको नाम ध्यान में रखना है, स्ट्रक्चर ध्यान में नहीं रखना इस टाइम पर, वो आप हायर स्टैंडर्ड में देखोगे। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि ये है 5 कार्बन कंपाउंड, और ये आपको ध्यान भी रहेगा। कैसे? अब देखो चीज़ों को याद करने का एक और तरीका, अगर आपको ध्यान हो, हमने राइबोलोज या राइबोज कहीं और भी पढ़ा है,
जब हम डीएनए डिस्कस कर रहे थे तो हमारा जो शुगर मॉलिक्यूल था वो यही था, है ना, राइबोस बैकबोन थी वो शुगर मॉलिक्यूल की। तो वो कितना कार्बन कंपाउंड मॉलिक्यूल था, 5 कार्बन कंपाउंड। सेम थिंग यहीं पर एप्लीकेबल है, वो वाला राइबोस भी 5 कार्बन कंपाउंड था, तो इसीलिए राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट RUBP भी हमारा कैसा है, 5 कार्बन कंपाउंड है। ठीक, तो सबसे पहला स्टेप, कार्बन डाइऑक्साइड इस RUBP की हेल्प से एक कंपाउंड बनाता है, ठीक है, इस साइकिल के टाइम पर, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, ये जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हमारा मॉलिक्यूल है, ये कैसा है, 3 कार्बन कंपाउंड है। इसका मतलब एक RUBP जो 5 कार्बन कंपाउंड था और एक कार्बन इसने कहां से लिया, कार्बन डाइऑक्साइड से, तो कितने, 3 कार्बन मॉलिक्यूल बने। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये एक है और ये एक है तो ऑब्वियसली ये 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के मॉलिक्यूल बनाएंगे, तभी हमारे कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बैलेंस होंगे। अभी हम बैलेंसिंग पर ध्यान नहीं देते हैं, अभी हम किस पर ध्यान देंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल बन रहा है। तो ये हुई हमारी इसकी फर्स्ट स्टेप इस साइकिल की, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे कार्बन फिक्सेशन। ठीक, अब ये हो गई फर्स्ट स्टेप हमारी। ठीक है, दूसरी स्टेप, ये जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड PGA मॉलिक्यूल है, ये किसकी हेल्प से, यहां से आएंगे हमारे ATP और आएगा हमारा NADPH। कहां से आएंगे ये दोनों चीजें हमारी, ये दोनों चीजें आएंगी हमारी लाइट रिएक्शन से, जो हमने पिछली वीडियो में कवर करी। हमने उस पिछली वीडियो में ATP और NADH कैसे बनता है वो देख लिया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स है जो वहां से रिलीज होंगे, तो वो यहाँ पर डार्क रिएक्शन में आकर यूज होंगे। कैसे, ATP और NADPH इस PGA के साथ मिलके बनाएंगे ग्लूकोज 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। ठीक, ग्लूकोज 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, किससे, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से, ATP और NADPH की प्रेजेंस में। अब ये ग्लूकोज 3 फॉस्फेट इन टर्न हमें क्या देंगे, शुगर के मॉलिक्यूल्स देंगे। किसके फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में, सुक्रोज, ये सारे उन शुगर मॉलिक्यूल्स के नाम हैं जो प्लांट्स में स्टोर रहती हैं एज अ फूड मटेरियल। ये सब कहाँ से मिलेंगे हमें, इस ग्लूकोज 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल से। ये हुई हमारी सेकेंड स्टेप इस केल्विन साइकिल की, जिसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ठीक, थर्ड स्टेप, ये जो ग्लूकोज 3 फॉस्फेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वापस से इसी राइबोलोज 5 फॉस्फेट या राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट के फॉर्म में वापस से रीजनरेट हो जाते हैं। कुछ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, बाकी के जो हमारे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, यही फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वापस से रीजनरेशन होके हमारे राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये हो गई हमारी थर्ड स्टेप इस साइकिल की, कौन सी, रीजनरेशन ऑफ दीज RUBP मॉलिक्यूल्स। क्लियर हो गया, यहाँ पे हमने PGA लिखा है, लेकिन अगर आपको इसको और भी क्लियर करना है, ऑल्दो ये उसी स्टेप के थ्रू जाएगा, लेकिन आप इसको PGA के अलावा यहाँ पर यही लिखेंगे, लिखो, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जैसे मान लो यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल्स, 3 कार्बन कंपाउंड है, तो 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, तो उसके कुछ मॉलिक्यूल्स तो शुगर बनाने में यूज होगा, कुछ मॉलिक्यूल्स वापस से जाके रीजनरेशन के थ्रू RUBP बनाएंगे और ये साइकिल एज इट इज कंटिन्यू रहेगी। ठीक, तो यही होती है हमारी केल्विन साइकिल, जिसके थ्रू हमें अपना इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, यहाँ पर, यहाँ से शुगर।
फोटोसिंथेसिस के दो बाई प्रोडक्ट्स, एक तो हो गया ऑक्सीजन, दूसरा हो गया हमारा शुगर। ऑक्सीजन हमें लाइट रिएक्शन के टाइम पर मिल चुकी, जो हम अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके। इसमें हमें क्या मिल रहा है, ये शुगर मॉलिक्यूल। एक और बात जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी चाहिए वो ये कि जब ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इस RBOBP के साथ कंबाइन होकर ये PGA बना रहा है, तो कार्बन तो इसमें चला गया, ठीक है, बचा हमारा ऑक्सीजन वाला पार्ट। तो जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है, इससे जो हमारी ऑक्सीजन निकलेगी वो H+ आयन के साथ कंबाइन होके वाटर रिलीज करेगी। ठीक, समझ में आया? यहाँ इस कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन तो RUBP के साथ चला गया PGA मॉलिक्यूल को बनाने में, इसीलिए हमने इसको बोला है कार्बन फिक्सेशन। हमारा जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है वो इस H+ के साथ कंबाइन होगा, जो हमारी लाइट रिएक्शन के टाइम पर रिलीज हुई थी, है ना। यू हैव टू रिकॉल दैट पर्टिकुलर पॉइंट। उस H+ के साथ रिएक्ट होके ये बनाता है हमारा H2O। तो अगर हम इस हिसाब से अपनी फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है उसको वापस से लिखने की कोशिश करें तो वो रिएक्शन एक्चुअली में ये होती है। कहीं कहीं पर आपने ये भी देखा होगा, ये जो 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ना, ये यही हैं जो यहाँ हमें डार्क फेज से मिलते हैं। लेकिन जो हमने रिएक्शन सबसे पहली वीडियो में या फिर उसके बाद डिस्कस करी वो भी गलत नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको बैलेंस करोगे, ठीक है, जैसे कि हमने अपनी लाइट रिएक्शन के टाइम पे वाटर की स्प्लिटिंग और फोटोलिसिस ऑफ वाटर को बैलेंस किया था, तो जो हमने लेफ्ट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको बैलेंस करके जो निकालने की कोशिश करी थी, वही चीज़ अगर हम यहाँ पर करेंगे तो ये 6 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स और ये 12 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे बचेंगे 6 वाटर के मॉलिक्यूल, जो अभी तक हम अपनी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में स्टडी करते आए हैं। देख लो एक बार फिर से इसको, अगर आप बैलेंस करोगे तो ये वाले इसको कैंसिल आउट करेंगे और यहाँ पर रिएक्शन में कितने बचेंगे, 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स। वही हम अभी तक अपनी रिएक्शन में लिखते आए हैं। तो वैसे भी लिखना ठीक है और ऐसे भी लिखना ठीक है, ठीक है। तो कभी भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि फोटोसिंथेसिस की कौन सी रिएक्शन ठीक है या कौन सी गलत है। हाँ, आपको सारी कंडीशन जरूर लिखनी पड़ेंगी। यहाँ पे आपको सनलाइट और उसके अलावा ये क्लोरोफिल भी लिखना पड़ेगा, तभी फोटोसिंथेसिस की जो एक्चुअल रिएक्शन है वो पॉसिबल हो पाएगी। विदाउट सनलाइट एंड क्लोरोफिल एनर्जी फोटोसिंथेसिस विल नॉट एट ऑल टेक्स प्लेस। ठीक, समझ में आया कि ये डार्क रिएक्शन कैसे है। तो इस तरह से हमें अपने 2 बाई प्रोडक्ट्स मिल गए, एक मिला लाइट रिएक्शन से, दूसरा मिला हमारी डार्क फेज से, जो कि है शुगर। अब ये अलग अलग फॉर्म्स में स्टोर रहते हैं, जैसे हमारा जो सुक्रोज है वो शुगर केन में स्टोर रहता है ना। हमारा जो स्टार्च है वो व्हीट में, मेज में, पटेटो में, इन सब में ये स्टार्च रहता है। सेल्यूलोज तो हमको पता ही है प्लांट में कितना अबंडेंटली प्रेजेंट रहता है। तो ये सब इसी शुगर से, मतलब इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल से ही ये सारे जो है डेरिवेटिव्स वो ऑब्टेन होते हैं। ग्लूकोज की जब अलग अलग ग्लूकोज की जब सिंगल यूनिट्स अलग अलग फॉर्म में अलग अलग बॉन्ड के थ्रू कंबाइन होंगी तभी ये सारा यूनिट्स हमको मिलेंगी। तो यहाँ से हमें ग्लूकोज 3 फॉस्फेट से हमें ये ग्लूकोज का ही मॉलिक्यूल मिलता है। वो कैसे मिलता है, वो जब आप अपने हायर स्टैंडर्ड्स में जाएंगे तो इसके ऊपर प्लांट्स के अंदर जितनी भी साइकिल्स होती हैं उस पर पूरा डिटेलिंग में चैप्टर आएगा, वहाँ पर आप स्टडी करेंगे अगर आप क्लास 11th में भी बायोलॉजी को ऑप्ट करते हैं एज अ सब्जेक्ट। ठीक, तो इसी के साथ हमारा जो मैकेनिज्म है फोटोसिंथेसिस का वो फिनिश होता है। अब इसके बाद कुछ और फोटोसिंथेसिस के ऊपर ही टॉपिक्स बचते हैं, जैसे लीव्स कैसे अपने आप को अडेप्ट करती हैं। देखो, क्या आपने प्लांट्स हर जगह पर देखे होंगे, पानी के अंदर भी प्लांट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, ठीक। उसके अलावा डेजर्ट्स में भी प्लांट्स हैं जो इतनी ज़्यादा स्कॉचिंग हीट में सर्वाइव करते हैं। वो कैसे करते हैं, लैंड में भी अलग अलग लेवल पे। आप बहुत ज़्यादा हिमालयन रेंजेस पे चले जाएं, इतनी ठंड पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है ना, उस टेम्परेचर पर भी वो लीव्स सर्वाइव करती है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो कुछ ना कुछ एडेप्टेशंस होते हैं सारे प्लांट्स के अंदर, ताकि वो फोटोसिंथेसिस की जो पॉसिबिलिटी है उसको मैक्सिमाइज कर पाएँ। तो हम देखेंगे कि वो लीव्स के पास ऐसी कौन कौन सी एडेप्टेशन होती हैं जिसके थ्रू वो ये सब कुछ पॉसिबल कर पाती है। उसके अलावा इसी में हमारा एक और टॉपिक बचता है, क्या, फैक्टर्स जो कि फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेंगे। तो वो सब कुछ हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे।
बट बिफोर दैट यू हैव टू बी वेरी क्लियर ऑफ व्हाट ऑल वी हैव डिस्कस्ड अप टिल नाउ। हमने अभी तक फोटोसिंथेसिस का जो भी मेन पार्ट था वो डिस्कस कर लिया है, ठीक है। इसके बाद हम कुछ और बेसिक से टॉपिक्स लेने वाले हैं, उसके बाद हमारा एक और नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा जो होगा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी होने वाला है, ठीक। So till then, if you have any doubts, do ask me in the comment section. I am there to clear all your doubts. See, as we have already been telling you continuously that this is your time so that you can utilize it for your betterment in studies part, ठीक है। जब हम स्कूल जाते हैं तो बहुत सारा प्रेशर होता है हमारे पास, अभी हमारे पास टाइम है कि हम उस प्रेशर को यूटिलाइज कर पाएँ एक तरीके से, ताकि जो हमारा एकेडमिक ईयर है स्पेशली 10th का, क्योंकि उनका बोर्ड है ना, या फिर उनको जो भी कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करना है आप उसको अच्छे से अचीव कर पाएँ। एंड वी आर डूइंग आवर बेस्ट टू प्रोवाइड you with the best. So stay connected, and obviously if you have not pressed the bell icon, do that and subscribe our channel for such more interesting updates, right? So have a good day, take care, bye bye, thank you.